सभी को नमस्कार। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के प्रकल्प माई एनईपी द्वारा आयोजित इस वेबिनार सीरीज में आज आप सबका स्वागत है। आज का विषय है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। इससे जुड़े सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और आगे इस विषय पर जो भी हमारे बीच जिज्ञासाएं हमारे मन में आएंगी उनको भी हम लेंगे। हमारे बीच आज बहुत ही एक प्रबुद्ध वक्ता मौजूद है जिनका परिचय आपसे मॉडरेटर कराएंगे और अभी मॉडरेटर जो दास सर हैं उनका परिचय मैं आप सबसे करा दूंगा। उससे पहले केवल दो रिक्वेस्ट हैं कि सभी लोग जो भी आते हैं वो लोग वेबिनार के मध्य खुद को म्यूट रखें ताकि हम सभी लोग इस वेबिनार से लाभान्वित हों और बीच में कोई नॉइज ना हो। दूसरा, हमारे वेबिनार्स का मुख्य उद्देश्य डिस्कशन है, तो सर के वक्तव्य के बाद लगभग आधे घंटे का ही डिस्कशन भी होगा। तो डिस्कशन के लिए आपके मन में पहले से इस विषय से संबंधित जो भी जिज्ञासाएं, डाउट्स हैं या प्रश्न हैं वो आप पूछ सकते हैं, या सर के वक्तव्य को देखकर भी कुछ नई जिज्ञासाएं आती हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले सरस्वती वंदना करके हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आज के सेशन के मॉडरेशन के लिए मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर श्री केवी दास सर का। केवी दास सर प्रो वाइस चांसलर हैं इग्नू न्यू दिल्ली के। सर नेशनल फेलो हैं इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च के। सर चेयरमैन हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन ईआरसी के। सर फॉर्मर प्रोफेसर रहे हैं कॉमर्स वाणिज्य विषय के। सर हेड एवं डीन भी रहे हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के। सर फॉर्मर रजिस्ट्रार एंड डायरेक्टर कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल उत्कल यूनिवर्सिटी भी रहे हैं। स्वागत है सर आपका, कृपया कार्यक्रम को आगे चलाएं। आपको अनम्यूट करना होगा दास। सभी को नमस्कार। आज के जो विषय है सभी को तो पता है कि आज जो ओपन डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन और उनका जो महत्व है एनईपी में, उसके विषय में जो चैलेंजेस है, जो अपॉर्चुनिटीज है, उसके ऊपर जो डिस्कशन होगा आज। तो थोड़ा सा प्रोसीडिंग्स तो बाइलिंगुअल ही करेंगे। तो आज के जो हमारे मुख्य वक्ता है और जो कहेंगे, मुझे हम साथ ही काम करते हैं, वो हमारे वाइस चांसलर साहब हैं और मेरे फैकल्टी की भी हैं। तो
उनकी जो परिचय तो होगा, सबको ही पता है कि इतना एक्सपोजर और इतना एक्सपीरियंस शायद किसी और से किसी और का होगा सारे देश में, क्योंकि वो 3 बार यही ओडीएल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर रह चुके हैं। करीबन 10 साल हो गए हैं इनमें, सो उनका एक्सपर्टाइज तो बिल्कुल इसी में है। और हाल ही में जो भारत सरकार ने एक कमेटी बनाए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस ओडीएल एंड ऑनलाइन एजुकेशन, उनके चेयरपर्सन भी प्रोफेसर नागेश्वर राव जी रहे। Friends, we know that the NEP 2020 was launched with a democratic process. The NEP has opened a new horizon of open distance and online education. These two modes of delivery of education no longer the privilege of specific institutions or special institutions like IGNOU and such other players. As has been advocated, it will be offered by all the institutions, maybe all the type 1, type 2, type 3 institutions. That means all the traditional universities. Of course, it is contingent upon the accreditation status of these institutions. कुछ accreditation होने के बाद कुछ ऐसे बताया गया कि A 3.2 और उनका स्कोर होने से इनको अलाउ किया जाएगा। और इसके लिए फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को अभी ओपन अप कर दिया गया है। सो द मैंडेट ऑफ एनईपी क्लियरली सेज, जो हम एनईपी को मैंडेट देखते हैं, इट स्पेसिफाइज टू एनहांस बेसिकली दो चीज हम वहां पर देखते हैं जो ओडीएल एंड ऑनलाइन एजुकेशन के होता है। तो फर्स्ट वही होता है कि एक्सेस विथ इक्विटी, दैट इज बिकॉज वहां पर बताया गया कि द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स will be enhanced to 50% by 2032. So 2032 तक तो 50% GER अगर बढ़ाते हैं तो वहां तक यही एक्सेस जो है, कहां से एक्सेस देंगे? ये ब्रिक एंड मोर्टर जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में ये हो नहीं सकता, तो इसीलिए डिस्टेंस एंड ऑनलाइन मोड का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अभी जब इससे डबल जो कितने इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे, तो इसके लिए फिर ये जो ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन का थोड़ा महत्व है इसमें, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है। फॉर दैट मैटर ओनली द परमिशन एंड लाइसेंसेस वर इशूड to around 100 institutions so far to offer online and ODL education in the country. और बजट में भी इसका प्रावधान किया। जब बजट बनाया गया था तब भी बोला गया था कि 200 इंस्टीट्यूशंस को इसके दायरे में रखा जाएगा। अभी तो हाल ही में 100 को रखा गया है। एंड द सेकंड पार्ट इज अबाउट द क्वालिटी and respond to the aspirations of the youth of this country and also the aspiration of the nation. ये जो both the aspirations है, इसको कैसे comply किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए वही क्वालिटी को भी किया जाए। So ये जो है नेशन के, that too with a missionary zeal, that is the inclusive education. और एक होता है कि लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, कि कहीं पर एक हो गया, नौकरी मिला, नौकरी करने के बाद फिर पढ़ने को, नौकरी के साथ साथ फिर जो अपस्किलिंग की बात होता है, वैल्यू एडिशन क्वालिफिकेशन का होता है, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पर आके रुकता है। सो इट इज सेड दैट दिस इंस्टीट्यूशंस हैव टू energize or engage as a catalyst to facilitate the things। ये करना पड़ेगा थोड़ा बहुत ये जो ODL institutions को, इसके लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहते हैं। So the expansion of ODL and online education, so there are exactly two questions. One question is about the excellence and the other is the equity. That is the one is related to quality and the other is related to the access. Once the floodgates are open, now the apprehension is that once the floodgates are opened with a potential profitable market, rather say, there is always an apprehension that the quality will may be compromised. So how a regulatory framework with a regulator or an ombudsman
can really regulate this one, or we will leave it to the market forces कि भाई जो मन में चाहे कीजिए, किसी का मर्जी होगा तो इसको पढ़ेगा, नहीं तो नहीं. And how it will be ensured then? Who will ensure the words of NEP that the self-learning materials, the programs, the courses, they must be at par with the peers, that is the high-ranking higher education institutions, maybe that one. Another aspect also is about the student support system, hand holding. That means there is no interface, there is no the interplay between the teacher and the students, but it has been made possible in IGNOU to some extent. What my experience of 1.5 years here, I've seen this. Wonderful mechanisms have been designed here. कि भाई वो स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सभी प्लेयर्स तैयार है क्या, इसके लिए क्या मैंडेटरी प्रोविजंस किया जा सकता है, वो भी देखना पड़ेगा. तो वही होता है कि जो मैंडेट एनईपी में दिया गया है उनको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए. वहां पर इनकॉर्पोरेट मतलब जो बता रहे हैं हम कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, एक जो निर्णय लेने की जो बात होता है, या जो चीज हम चाहते हैं, सामाजिक न्याय हो, समानता हो, या वैज्ञानिक की जो उन्नति की बात होता है, राष्ट्रीय एकीकरण का बात होता है, सांस्कृतिक संरक्षण की बात होता है. So that all these components, how these inputs can be included in the SLM there. तो जो एस्पिरेशन है उसको भी देखें. तो समस्या समाधान की जो भी बात किया गया था कि उसका भी कैसा करा जाए, फिर लॉजिकल, जो रचनात्मक, जो तार्किक, ये सब जो विषय है इसको फिर ध्यान में रखते हुए क्या किया जा सकता है, ये बड़ा चैलेंज है. तो इसके लिए भी हम जानते हैं कि इग्नू में भी बहुत प्रयास हो रहा है, लेकिन we will be immensely benefited when we listen to our speaker today, and these are the certain apprehensions which really the stakeholders would like to listen to you from you, sir. Now, sir, this is your turn to speak on this area specifically, sir. Shanoj. आप सभी को नमस्कार. आदरणीय रघुनंदन जी, हमारे परिवार के सभी मित्र और साथी, हम हजारिका जी को भी देख रहे हैं, अकेला जी को भी देख रहे हैं, और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं के दास साहब, उनको भी, शशांक जी भी, आप सभी को हमारा प्रणाम. और सबसे पहले मैं एनईपी भी हमारा परिवार है, इसके सदस्य के नाते भी मुझे आज ये अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा. और एक ऐसे विषय पर बात करने का मुझे मौका दिया गया है जिसमें मैं पिछले लगभग 10 सालों से पूर्णतया जुड़ा हुआ हूँ. वैसे हम 1980 से, जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ करस्पॉन्डेंस कोर्स खुला था, तब से मैं इस प्रकार के विधा से जुड़ा हुआ था. वहाँ हमने पाठ्य सामग्री बनाने में अपना योगदान दिया. जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके परिप्रेक्ष्य में यह दूरस्थ शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, और बहुत बड़ी भूमिका अदा भी कर रहा है. शायद आज से 5-7 साल पहले उतना महत्व लोगों ने न दिया होगा जितना अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दौरान और उसके थोड़ा सा पहले से इसका महत्व शुरू हो गया. इसके जो प्रविधि है, जो मोड ऑफ लर्निंग है, उसमें ये माना गया है कि छात्र केंद्रित शिक्षण व्यवस्था है. यहाँ पर जो परंपरागत शिक्षण व्यवस्था है वह गुरु केंद्रित है, शिक्षण संस्था केंद्रित है. वहाँ छात्र शिक्षण संस्था में जाता है प्रवेश के लिए, पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी के लिए, परीक्षा देने के लिए, मार्कशीट लेने के लिए, कन्वोकेशन के लिए, सब जगह, सब चीज के लिए छात्र को गुरु के पास जाना पड़ता है, या परीक्षा जो संस्था है जहाँ पर वो प्रवेश लेता है उसमें जाना पड़ता है.
लेकिन यह जो दूरस्थ शिक्षा पद्धति है, यह प्रवेश के लिए छात्र के पास जाती है, परामर्श के लिए छात्र के पास जाती है, परीक्षाएं छात्र के घर के आसपास ही परीक्षा केंद्रों में परीक्षाएं कराई जाती है, कन्वोकेशन भी पूरे देश में फैला हुआ होता है, छात्र के घर के पास कन्वोकेशन करते हैं। और यहाँ पर जो शिक्षक है वह विजिबल नहीं है, अदृश्य है, और एक मटेरियल वो लिखता है, उसको कहते हैं SLM। यह टेक्स्ट बुक नहीं है, इसमें एक शिक्षक के रूप में किस प्रकार से शिक्षा को अपने छात्र को प्रदान किया जाए, उस प्रकार का इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है। और ये दूरस्थ शिक्षा अपने देश में और विशेष रूप से इग्नू इसीलिए पॉपुलर हुआ कि यहाँ का जो SLM है, यहाँ का जो स्टडी मटेरियल है, इस मटेरियल को पढ़ करके बहुत से लोगों ने जो सर्वोच्च कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है IAS इत्यादि में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए और सेलेक्ट भी हुए। बहुत से लोगों ने MBA किया, क्योंकि आज हम लोग देश में कहीं भी जाते हैं हर जगह पर हमारे छात्र मिलते हैं। आज इग्नू के ही छात्रों की संख्या अगर आप देखेंगे तो 32 लाख हमारे पास छात्र हैं। शायद ही कोई व्यवस्था हो जिसमें 32 लाख छात्र हों। 8 लाख हर 6 महीने में इम्तहान देते हैं और लगभग 12 लाख बच्चों का प्रवेश हर 6 महीने पर होता है, हर साल भर होता है। इस प्रक्रिया में पूरे देश में कहीं पर भी आपको ये नहीं पता लगता कि कहीं कोई अनरेस्ट हो रही है, कहीं कोई हॉस्टल की समस्या है, क्योंकि हम घर पर छात्र के घर के पास जाते हैं। और जैसा कि अभी आदरणीय के दास जी ने बताया कि दूरस्थ शिक्षा के जो मूलाधार हैं, 4 मूलाधार हैं: एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी और एफोर्डेबिलिटी। एक्सेस मतलब पहुंच, हम हर जगह पहुंचते हैं। हम समता मतलब उन लोगों के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं जिनके पास साधन नहीं है। गुणवत्ता परक शिक्षा की बात करते हैं और सस्ती शिक्षा जिसको लोग वहन कर सकें। यहाँ पर इग्नू में कठिन से कठिन या बड़ा से बड़ा पाठ्यक्रम भी होगा, उसकी फीस 10,000 रुपये या 12,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। BA का पूरा 3 साल अगर आपको पढ़ना है तो 9-10 हज़ार रुपये में BA हो जा रहा है। फिर मटेरियल हम सबको देते हैं, काउंसलिंग कराते हैं, सारी चीज़ होती है। जबकि अभी मैं UK गया था, UK ओपन यूनिवर्सिटी में, वहाँ ये कह रहे थे कि 2700 पाउंड उनको प्रति वर्ष अपने बच्चों को ओपन यूनिवर्सिटी के तहत देना पड़ता है। ये पाउंड मतलब है यहाँ से 70-80 गुना। यहाँ 2700 रुपये में BCom या BA में प्रवेश ले सकते हैं, वहाँ पर 2700 पाउंड देना पड़ता है। कितना कॉस्टली प्रपोजिशन है। तो एफोर्डेबिलिटी हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है। और हमारे साथ ही 14 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो इस दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। उसके साथ ही लगभग 150 हमारे पास ड्यूअल मोड इंस्टीट्यूशंस है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का है इंस्टीट्यूट ऑफ करस्पॉन्डेंस कोर्स, बहुत पॉपुलर है। इसी प्रकार से देश में कई अन्य विश्वविद्यालय हैं जहां पर ड्यूअल मोड में भी शिक्षा चलती है। यह जो प्रक्रिया थी काफी लंबे समय से चल रही थी, इसके लिए कोई रेगुलेशन इत्यादि नहीं बने थे। और इग्नू ने जो आधारभूत संरचना तैयार की थी उसको लगभग सभी लोग पालन कर रहे थे। लेकिन पहली बार 2017 में यह महसूस किया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर एक नियम बनाए जाए, रेगुलेशन बने 2017 में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के। उसके बाद 2018 में ऑनलाइन रेगुलेशंस बने और 2020 में इन दोनों को मिला करके ODN एंड ऑनलाइन इंटीग्रेटेड रेगुलेशंस बने। NAAC का एक्रेडिटेशन के बारे में कभी सोचा नहीं जाता था ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में। 2018 से इसके बारे में सोचना शुरू किया गया और 2019 तक इसके बारे में डॉक्यूमेंट तैयार हो गया और NAAC में एक्रेडिटेशन का कार्य भी शुरू हो गया है। और अभी एक्रेडिटेशन के बारे में जो प्रक्रियाएं हैं उसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, इन 2 विश्वविद्यालयों ने अपना सारा कार्य पूरा कर लिया। उनके पास अब टीम आने वाली है जनवरी में। तो जो NAAC गुणवत्ता की बात है और उसमें जो मानक रखे गए हैं वे सारे के सारे मानक वही रखे गए हैं जो परंपरागत शिक्षण व्यवस्था के होते हैं। यानी जो 7 पैरामीटर्स परंपरागत शिक्षण व्यवस्था, वही 7 पैरामीटर्स यहाँ पर भी है। वही अंक व्यवस्था है, वही 70% DVD है, वही 30% है ना पर्सनल इंटरेक्शन है, वही संपूर्ण प्रक्रिया और वही एजेंसी है जो परंपरागत विश्वविद्यालयों का गुणवत्ता तय करती है, वही ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग गुणवत्ता तैयार होगी।
क्योंकि बीच में प्रायः कई लोगों के मन में यह शंकाएं आने लगी थी कि जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के बच्चे हैं वो द्वयम दर्जे के हैं, उनकी गुणवत्ता नहीं है, इसलिए नैक की बात सोची गई और गुणवत्ता के पैरामीटर्स तय किए गए। 2020 के रेगुलेशन में पहली बार सरकारी स्तर पर भी कानून में लिखा गया कि परंपरागत विश्वविद्यालय की जो डिग्री है और जो दूरस्थ शिक्षा की जो डिग्री है, दोनों ही डिग्री एक दूसरे के समतुल्य है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विभेद नहीं है। इस कोविड-19 के दौरान इस दूरस्थ शिक्षा के विश्वविद्यालयों ने लोगों तक पहुंचने का जो प्रयास किया उसको कई परंपरागत विश्वविद्यालयों ने भी अपनाया है, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से पहुंचना हो, चाहे वो टीवी के माध्यम से पहुंचना हो, चाहे वो फेस टू फेस जो काउंसलिंग होती है उसके द्वारा पहुंचना हो। क्योंकि यहाँ पर काउंसलिंग में भीड़ नहीं इकट्ठी करते, 4-6 बच्चे 8 बच्चे परामर्श देने के लिए आते हैं, क्योंकि वो अपना मटेरियल तो ऑलरेडी शिक्षक से पढ़ चुके हैं। यहाँ शिक्षक लगातार मिलता है, एक शिक्षक जो मटेरियल के रूप में मटेरियल देता है और दूसरा शिक्षक जो बातचीत करने के लिए आता है। ये जो प्रक्रिया है 2 बार शिक्षक से मिलने की व्यवस्था है इसमें। परंपरागत शिक्षण व्यवस्था में एक ही बार एक शिक्षक मिलता है। यहाँ की लाइब्रेरी आपके घर पहुंचने का प्रयास करती है। स्टडी सेंटर्स में आपकी लाइब्रेरी रहेगी, मुख्यालय में नहीं रहेगी। मुख्यालय में लैब नहीं रहेगा, जो परंपरागत विश्वविद्यालय के जो लैब हैं उन लैब का यहाँ पर प्रयोग होता है। इसीलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोपोजिशन है। आप पता लगा लीजिए कि परंपरागत विश्वविद्यालयों में अगर आपको 1 लाख बच्चों का एजुकेशन देना है तो कितने पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में। लेकिन वही 1 लाख बच्चे अगर आपको ओडीएल और कन्वेंशनल ओडीएल और ऑनलाइन एजुकेशन में देने हैं तो शायद उसमें बहुत कम पैसे की आवश्यकता पड़ती है और बच्चों को कम लागत में हम लोग उस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराते हैं जो गुणवत्ता परक भी है, रोजगार परक भी है। और ये जो बातें हम लोग बार बार सोचते हैं कि क्या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में रोजगार परक शिक्षा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ऐसा कहते हैं, जबकि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ कम से कम 8 से 10 हजार बच्चे ऐसे हैं जो टूरिज्म के बच्चे हैं, जो होटल्स में वो प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और उनको निश्चित रूप से नौकरी मिलती है। हमारे यहाँ MBA के जो बच्चे हैं उनको हमेशा नौकरी मिलती है। MCA के बच्चे हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे हैं। अभी DEC का है, DEC में पंजाब सरकार ने 12,000 वैकेंसीज निकाली हुई हैं कि जो चाइल्ड और वेलफेयर के लिए, चाइल्ड छोटे अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए। और हमारे यहाँ 18,000 बच्चों ने केवल पंजाब के बच्चों ने पढ़ने के लिए अप्लाई किया है। मतलब ये रोजगार परक है, जहाँ रोजगार की आवश्यकता है वहां की हम बात कर रहे हैं, जिन जिन क्षेत्रों में स्पेसिफिकली। तो ज्ञान के साथ दक्षता, ज्ञान के साथ मूल्य, ये सारी बातें ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में समाहित है। बदले हुए परिवेश में जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, जहां हम लोग कह रहे हैं कि हमारी शिक्षण व्यवस्था में परीक्षाएं साल में 2 बार हों। ओपन एंड डिस्टेंस में हमेशा 2 बार होती है, हमारे यहाँ जून में होती है, दिसंबर में होती है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस होना चाहिए, मतलब कॉमर्स के साथ आदमी हिंदी भी पढ़े, कॉमर्स के साथ आदमी फिजिक्स भी पढ़े। ये व्यवस्था केवल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में तुरंत लागू हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ काउंसलिंग हर एक की अलग अलग होती है, मटेरियल हर एक का अलग चला जाएगा, इम्तहान एक साथ होंगे, तो इम्तहान भी 6-6 महीने में अगर मान लीजिए किसी गैप होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस, जिससे मस्तिष्क के सोचने की क्षमता बढ़ती है, मस्तिष्क की शक्ति का विकास होता है, इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। ऐसी चीज को भी अगर आपको बढ़ाना हो तो भी आपको दूरस्थ शिक्षा या जो ओडीएल सिस्टम है ये आपको ज्यादा लाभकारी होगा। अभी सरकार ने जब कोविड के पहले फरवरी 2020 में माननीय वित्त मंत्री जी ने ये कहा था कि देश में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना है, और उस ऑनलाइन शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपने बजट घोषणा पत्र में कहा था कि 100 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों को, जो टॉप शिक्षण संस्थाएं हैं, उनको ऑनलाइन एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उसके पहले अगर आप जानना चाहें तो इग्नू में 2010 से ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था चल रही थी, 2010 से 2013 तक। उसके बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो व्यवस्थाएं बंद हो गई और ये 2018 में नया रेगुलेशन बना, और नए रेगुलेशन में 2020 में पहली बार जनवरी में ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुआ। जनवरी में इग्नू के पास 3 पाठ्यक्रम दिए गए और उसके बाद
कुल मिला के 7 संस्थानों को परमिशन दी गई। केवल इग्नू में ही प्रवेश हो, बाकी लोगों का अभी कुछ बहुत कम प्रवेश हो पाया क्योंकि तुरंत ही कोरोना का इफेक्ट आ गया। लेकिन सरकार ने तुरंत निर्णय लिया किस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाएं। इंटीग्रेटेड रेगुलेशंस की परिकल्पना किया और इंटीग्रेटेड रेगुलेशंस हमारा बन के सितंबर 4 को गैजेट नोटिफाई भी हो गया। उसके बाद हमने ये कहा कि 100 ऐसे संस्थानों को ऑनलाइन परमिशन देंगे जो ऑनलाइन चला सके, श्रेष्ठ संस्थानों को। इसके लिए मानकों को परिवर्तन करना था, वो मानक भी परिवर्तन हम लोगों ने कर लिया। जैसे कि अभी केवी दास जी बता रहे थे कि जो नैक का स्कोर है 3.26 होगा, नैक का स्कोर अगर 3.51 होगा, इस प्रकार के जो, या NIRF में जो रैंकिंग है फर्स्ट 100 की है, उनको हम लोग ऑनलाइन पाठ्यक्रम बिना किसी प्रक्रिया के चलाने की अनुमति देंगे। और ये प्रक्रिया भी पूरी हो गई, एप्लीकेशंस मंगा लिए गए हैं और एप्लीकेशन से स्क्रूटनी भी हो चुकी है और शायद अगले हफ्ते में या 10 दिन बाद ये चिट्ठी भी लोगों को जारी की जाएंगी कि वे अपने ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले सार्क कंट्रीज का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें आस पड़ोस के 7 देशों ने उसमें भाग लिया था, उसमें भारत भी था। और संयोग से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में बड़ी विशेष चर्चा हुई और मैं भी उसमें सहभागिता किया था। अभी 2 दिन पहले की बात है। उसमें हर जगह पर यही चर्चा हुई कि किस प्रकार से हम दूरस्थ शिक्षा को आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से दूरस्थ शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग करें। इसमें भी हमारा देश अग्रणी रहा है। अगर आप जानना चाहें तो 2016 में यहाँ पर स्वयं प्लेटफॉर्म बन गया। स्वयं प्लेटफॉर्म मतलब स्वयं कोर्सेस, यानी कोर्स आधारित शिक्षा। और ये कोर्स आधारित शिक्षा में पाठ्यक्रम बनने तैयार हो गए, लगभग 3000 पाठ्यक्रम हमारे बन गए। इसमें रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है, रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है, केवल इम्तहान के लिए आपको फीस देना पड़ता है अगर आपको क्रेडिट ट्रांसफर कराना हो। और ये 3000 जो कोर्सेज है उसमें 1000 कोर्सेज तो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के हैं, 1000 कोर्सेज सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के हैं और बाकी 1000 कोर्सेज बाकी विषय के हैं। 3000 कोर्सेज है। इन 3000 कोर्सेज लोगों तो कैसे पहुंचाते हैं? स्वयं प्रभा के 33 चैनल्स हैं। ये भी भारत सरकार ने 2017 में शुरू कर दिए थे, 2017 में, 2016, 2017। और ये स्वयं प्रभा चैनल्स में 10 चैनल्स केवल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए है, 10 चैनल्स UG PG कोर्सेज के लिए है और बाकी 10 चैनल्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स इत्यादि के लिए है, NCERT इन सब के लिए। अभी हाल ही में उन्होंने कक्षा 1 से कक्षा 12, ये चैनल क्यों? कोविड में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, घर में पढ़िए, आप घर में आप टीवी में लोगों के लेक्चर सुनिए, ये चैनल है। इग्नू में तो बहुत पहले से इग्नू के पास चैनल था, 1996-98 से। वहां पर जो ज्ञान दर्शन चैनल है इग्नू का बहुत पहले से था। चैनल से हम लोग पहले भी पढ़ाते थे, यानी घर बैठे पढ़ना। बहुत से लोग काम करते रहते हैं, सुबह नहीं पढ़ सकते, शाम को पढ़ना चाहते, शाम को पढ़ लीजिए चैनल से। तो ये जो चैनल्स है, ये संपूर्ण व्यवस्था जो सरकार ने 2016-17 से पहले से तय कर रखी थी कि किस प्रकार से, इसीलिए हम लोग को कोविड-19 में बहुत दिक्कत नहीं आई। और इवन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि चूंकि क्लासेस नहीं चल रहे हैं इसलिए आप लोग स्वयं प्रभा चैनल देखिए और ये जो इग्नू का ज्ञान दर्शन चैनल है वो देखिए। इससे जो आपको शिक्षण व्यवस्था है उस शिक्षण व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, स्वयं में अगर आप स्वयं पर ध्यान देंगे तो फिर वही मल्टीडिसिप्लिनरी वाले में आपको मदद मिलेगी। क्योंकि कई विश्वविद्यालय अभी भी परेशान हैं कि कैसे बीकॉम के बच्चे को फिजिक्स पढ़ाया जा सकता है, कैसे बीकॉम का बच्चा हिंदी पढ़ेगा, और इसके लिए हम मल्टीडिसिप्लिनरी बना रहे हैं तो हम कैसे उसको संचालित कर पाएंगे। यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी सरकार ने 2016-17 में स्वयं कोर्स आधारित परीक्षा, और इसके लिए जानते हैं विदेश से 2 कंपनियां घूम रही हैं अपने देश में, एडेक्स और कर्सेरा। इस कोविड के दौरान सब जगह पर इतना प्रचार कर दिया कि एडेक्स और कर्सेरा निःशुल्क है, और हम लोग को लगा कि शायद निःशुल्क है। अपने देश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्वयं प्लेटफॉर्म चला रहा है, उसमें कोर्सेज निःशुल्क है। उनके बारे में लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन एडेक्स और कर्सेरा के बारे में ज्यादा परिचय कर रहे थे। तो उस समय स्वयं ने क्या किया, स्वयं प्लेटफॉर्म भारत सरकार ने, कि इन सारे कोर्सेज के बारे में एडमिशन उन्होंने 1 महीना पहले कर दिया, क्योंकि वो अप्रैल में ही आ गए थे, तो हम लोगों ने उसको मई में कर दिया। और हम लोगों ने क्या किया, इसकी भाषाएं अंग्रेजी में था तो इसको 8 भाषाओं में ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया। 8 भाषाएं मतलब क्यों? एक्सेस, हम उन स्थानों पर पहुंच सकें जहां के लोग तमिल अगर जानते हैं तमिल में पढ़ लें,
अंग्रेजी नहीं जानते कोई बात नहीं, हिंदी में जानते हिंदी हो जाए, बंगाली हो जाए, गुजराती हो जाए, 8 भाषाओं में ट्रांसलेशन भी शुरू कर दिया हम लोगों ने। कब? इस कोविड-19 के दौरान, जहां पूरा देश सोच रहा था कि हम लोग कैसे आगे बढ़ना है, वहां सरकार इस दिशा में काम कर रही है, हम लोग भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, आप लोग भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी एंगल जो बनाने की बात हम लोग करें, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट ट्रांसफर की बात है, स्वयं में पढ़िए, देखिए कुछ नहीं करना है, आपके यहाँ का बीकॉम है, बीकॉम चलने दीजिए। आप अपने बच्चे से कहिए तुम्हें फिजिक्स पढ़ना है, तुम स्वयं में रजिस्टर हो जाओ, रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं लगेगा, सरकार ने पैसा पहले लगा रखा है। हिंदी पढ़ना है, हिंदी भी वहां एडमिशन ले लो, आपका एग्जिस्टिंग टाइम टेबल वैसे ही रहेगा, एग्जिस्टिंग परीक्षा वैसी रहेगी, केवल आपको उनके क्रेडिट का ट्रांसफर यहाँ पर करना है। और क्रेडिट ट्रांसफर की प्रक्रिया में भी पहले 20% था, वो 40% हो गया। आपके विश्वविद्यालय में कोई कोर्स नहीं है तो बिल्कुल परेशान मत होइए। मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने के लिए अगर बीए का पाठ्यक्रम है और आप बीए के साथ चाहते हैं कि इनकम टैक्स का एक पेपर जो कॉमर्स में पढ़ा जाता है उसको पढ़ाना है, या केमिस्ट्री का एक पेपर पढ़ाना है मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने के लिए, तो आप बना सकते हो। उन दोनों का स्वयं में रजिस्ट्रेशन कराइए, स्वयं से इम्तिहान कराइए और आपका मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस बन जाएगा। ये जो अच्छा, वहां भी क्या है, एक और व्यवस्था वहां कर रखी उन्होंने, पेन एंड पेपर के बेस पे होता है और साथ ही ऑब्जेक्टिव टाइप भी होता है। हमारी सारी की सारी जो परीक्षा व्यवस्था है अभी तक की, उसमें क्या करते हैं हम लोग, पेन एंड पेपर और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रखते हैं, मतलब कुछ भी लिखिए आप, कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए हम लोग अलग से कोचिंग करते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी नौकरी में आपको प्रवेश लेना है तो वहां पर कौन से इम्तिहान होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके लिए हम लोग फिर कोचिंग लेते हैं। आईआईएम में अगर आपको सेलेक्ट होना है, आईआईटी में सेलेक्ट होना है तो ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके लिए हम लोग अलग से कोचिंग लेते हैं। यहाँ पर क्या है, अगर आप स्वयं कोर्सेज के इम्तिहान देंगे तो ऑलरेडी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब तरह के क्वेश्चनों का आंसर हम लोग को देने की क्षमता बढ़नी चाहिए। क्योंकि आपके नई शिक्षा नीति में एक और बात कही गई है, हम लोग मूल तथ्य की बात सीखें, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन की बात ना सोचें, कोर चीजों को समझने का प्रयास करें। तो ये कोर चीजें कहाँ से मिल रही हैं, हम लोग अगर ऑब्जेक्टिव टाइप की भी तैयारी कर लेंगे, हम हर तरह का इम्तिहान दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव का भी दे सकते हैं, सब्जेक्टिव का भी दे सकते हैं, शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं, लॉन्ग आंसर भी दे सकते हैं। ये जो सारी चीजें हैं, सारी समग्र जो परीक्षा व्यवस्था है, यह बच्चे का बहुमुखी विकास करती है, मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस को बढ़ावा देती है, जो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा के बारे में कुछ चिंताएं लोग बताते हैं, और शायद जो अवसर है, बहुत से अवसर हैं, उन अवसरों पर थोड़ा सा मैं बता करके बाकी प्रश्न के लिए छोड़ दूंगा। कृषि का क्षेत्र है, दूरस्थ शिक्षा से कृषि का क्षेत्र नहीं हो सकता, ऐसी बात कहते हैं। क्यों नहीं हो सकता? क्या कृषि के लिए बड़े बड़े शहरों में कृषि का अध्यापन होना चाहिए? कृषि तो आपके गांव में है ना। और बहुत से विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। हमारे यहाँ नासिक का ओपन यूनिवर्सिटी है, कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। वहाँ के जो डिग्रीज निकलते हैं, वहाँ के मान्यता प्राप्त, वहाँ के जो परंपरागत जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी डिग्री उतनी मान्य नहीं है। अब उसमें क्या है कि प्रक्रिया क्या है, यहाँ पर मटेरियल हम देते हैं, काउंसलिंग हम कराते हैं, और उसका प्रैक्टिकल कहाँ होगा? खेत में होगा। खेत कहाँ? जहाँ उसके पास है। जिसके घर में खेत है वो आसानी से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ सकता है। एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र है, हमें अगर फार्मर्स की इनकम भी बढ़ानी है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना है, कोई डिग्री कोर्स करना है, आप बताइए शहर का कोई बच्चा अगर डिग्री कोर्स करेगा शहर में पढ़ करके एग्रीकल्चर का, तो क्या वो गांव में जाकर कुछ काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं हमको उस सामंजस्य को बैठाना, जहां पहुंच किसकी सबसे ज्यादा है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को हम उतनी दूर तक पहुंचा सकते हैं जहां इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार से बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे लॉ है, होटल मैनेजमेंट मान लिया। होटल मैनेजमेंट में, होटल तो खाली बड़े शहरों में ही खुलेंगे क्या? छोटे छोटे शहरों में खुल सकते हैं। और दूरस्थ शिक्षा पद्धति क्या कहती है कि आपको हम मटेरियल नॉलेज देंगे और ट्रेनिंग पार्ट आप होटल में जाके करिए। परंपरागत शिक्षण व्यवस्था में क्या है, वो भी क्लास में पढ़ाएंगे थ्योरी, और प्रैक्टिकल के लिए कहाँ कहेंगे, आप होटल जाके सीखिए। तो दोनों जगह पर उसी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अगर आपको थ्योरी या शिक्षक से बात करनी है तो शिक्षक वाला पार्ट यूनिवर्सिटी देखेगी, और ट्रेनिंग वाला पार्ट जो प्रैक्टिकल में संस्थाएं हैं उपलब्ध है वो देखेंगे। तो ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिस पर हम लोगों के पास
अपार संभावनाएं हैं। आज अगर हम लोग देखें कि हमें GR को 50% बढ़ाना है, जबकि पड़ोस में बहुत से देश ऐसे हो गए जिन्होंने अपने GR को बहुत तेजी से बढ़ा लिया है और उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने इसी प्रकार की जो परिकल्पनाएं जो मैं बता रहा हूँ, मल्टीडिसिप्लिनरी फोकस उन्होंने बनाया है और मल्टीडिसिप्लिनरी के साथ उन्होंने स्किल को भी डेवलपमेंट की बात कही है, लेकिन उन्होंने GR बढ़ाया, एम्प्लॉयबल GR बढ़ाया, जिनको रोजगार मिल सके। और किसकी सहायता से बढ़ाया है? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से। अभी 10 दिन पहले हमारे साथी देवीदास जी भी थे, हमारे पास गुयाना से एक टीम आई थी। वो केवल ये जानना चाह रही थी कि आपकी यूनिवर्सिटी किस प्रकार से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज चलाती है। और उनके राष्ट्रपति जी ने एक बात कही थी कि अपने वहाँ के बच्चों को 20,000 बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे केवल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और उन्होंने संयोग से इलेक्शन जीत गए, फिर आए भारत और उन्होंने कहा कि हम लोगों से हमारे बच्चों को आप लोगों को पढ़ाना है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से। और वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा साहब हमारे भी देश में भी ऐसी यूनिवर्सिटी आप बना दीजिए। तो आप ये देखिए, ये जो व्यवस्था हम लोग की बनी हुई है, पूरा विश्व हम लोग को देख रहा है। विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय इंगरू है, विश्व का सबसे बड़ा, अपने देश में उपलब्ध है। अपने देश में उपलब्ध है 23, हम लोग के 21 हमारे पास विभाग हैं और लगभग 50 डिसिप्लिन है। ये सब हम लोगों ने बनाया है, आप लोगों ने बनाया है। ये संसाधन जितने बने हुए सब आपके बनाए हुए। हम लोगों ने एक व्यवस्था बना रखी, देवीदास जी बता रहे थे, एक व्यवस्था बनी। मैं तो यहाँ पर 3-4 साल पहले आया हूँ, 3 साल पहले आया हूँ, लेकिन व्यवस्था सब लोगों ने मिलकर बनाई ना। और वह व्यवस्था ऐसी बनी हुई है जिसमें कि छात्र को कभी कोई दिक्कत ना हो। लर्नर सपोर्ट सर्विसेज, ये जो कंसेप्ट है, इसको किस प्रकार से लोगों ने प्रोपोगेट किया, किस प्रकार से थ्योरी और प्रैक्टिकल्स को मिलाने का प्रयास किया है, किस प्रकार से परीक्षा व्यवस्था में इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट, प्रोजेक्ट्स, इन सबको समाहित करने का प्रयास किया है, किस प्रकार से छात्रों को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि परीक्षा इस बार नहीं दे पाओगे तो अगले साल दे देना। इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि पहले साल पास हो गए तभी दूसरे साल में जाओगे। पहले साल पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ पाए, कोई कारण से दिक्कत आई तो आप सेकेंड ईयर में जा सकते हो। ये जो प्रमोशन है, ऑटोमेटिक प्रमोशन है, ऑटोमेटिक प्रमोशन है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है सिस्टम में, फ्लेक्सिबिलिटी, ओपननेस, ये जो प्रक्रियाएं का बेसिक टेनेंट है, वह इस प्रकार की शिक्षा को आगे बढ़ा रहा है। हम जब दूरस्थ शिक्षा की बात करते हैं तो कभी भी देख लीजिए आप, एम्प्लॉयमेंट में कितने लोग ऐसे होंगे जो दूरस्थ शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और कहने की बात दूसरी है, लेकिन वास्तव में इस प्रक्रिया से जो शिक्षण व्यवस्था लोगों को मिल रही, और कई परंपरागत विश्वविद्यालय हम लोग से मटेरियल ले जाते हैं और कहते हैं साहब मुझे मटेरियल दे दीजिए, हम अपने टीचर्स को दे देंगे, वो हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये जो इनविजिबल टीचर है, ये यहाँ जो मटेरियल एक टीचर नहीं बना रहा, इसका एक एक्सपर्ट कमेटी रहती है। फिर उसके बाद उस एक्सपर्ट कमेटी के बाद उस मैटर को देखा जाता है, एडिट किया जाता है, फिर चेंज किया जाता है, फिर ये देखा जाता है कि छात्र के लिए कितना मनोनुकूल है, और उस मनोनुकूलता के आधार पर उस पाठ्यक्रम को विस्तृत रूप से प्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था है दूरस्थ शिक्षा की, जिसमें हर छोटी छोटी बात के लिए प्रक्रियाएं बनी हुई है। मटेरियल किस प्रकार से डेवलप होगा, किस प्रकार से कोर्स बनाया जाएगा, किस प्रकार से परीक्षा व्यवस्था बनेगी, किस प्रकार से डिग्री दी जाएगी, किस प्रकार से कन्वोकेशन होगा, सारी छोटी छोटी बातें इसमें प्रक्रिया में सारी चीजें स्पष्ट रूप से दी गई है, जिसका विश्व के बहुत से देश फॉलो कर रहे हैं। एक समय ऐसा था कि हमारे देश के लगभग 100 सेंटर्स विदेश में थे, विदेश में। तो मतलब उस समय जबकि दूरस्थ शिक्षा के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती थी। तो ये जो मॉडल है जो पूरा विश्व अब देख रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने इसको एडेक्स और कर्सरा में कन्वर्ट कर दिया, केवल कोर्स आधारित, प्रोग्राम आधारित नहीं है। हम लोग प्रोग्राम आधारित भी कर सकते हैं और कोर्स आधारित शिक्षा भी दे सकते हैं। हम लोग एक कोर्स की भी शिक्षा दे सकते हैं और चाहे तो पूरा प्रोग्राम भी। बीए में 17 कोर्स आपने पास कर लिए, 18वां नहीं कर पाए, तो बच्चे का पूरा 3 साल खराब हो जाता है। लेकिन जो स्वयं आधारित पाठ्यक्रम है उसमें कहा जाता है कि कोई चिंता की बात नहीं। और अभी एक नई प्रत्यय निकला है नए शिक्षा नीति में, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक क्रेडिट बैंक का हर एक का बैंक रहेगा। उस बैंक में क्या है, आप जोड़ते जाइए, जो पढ़ेंगे उसका क्रेडिट उसमें जुड़ता चला जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट में जुड़ सकता है। और ये हर एक का व्यक्तिगत पूंजी रहेगी। अभी उसके नियम बन रहे हैं और शायद है ना, हमारे ख्याल से 1 आध महीने में नियम पूरे बन जाएंगे।
बिल्कुल फाइनल स्टेज पर ही उसके भी नियम है। उसमें हर आदमी का जो जिस कोर्स को पास करेगा वो उसके अकाउंट में जुड़ते जाएंगे, और जैसे ही किसी संस्था में जाएगा उसका 50% है ना उस संस्था में रहना पड़ेगा, बाकी 50% बाहर से ले सकता है क्रेडिट, उसके आधार पर उसको डिग्री मिल सकती है। मतलब आपको पूरी संस्था में रह करके, वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है आपको, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 50% क्रेडिट आप बाहर से अर्न कर सकते हैं और बाकी 50% खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी से अर्न करेंगे, तो भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। यानी ये जो क्रेडिट ट्रांसफर मैकेनिज्म है, जिस पर पाश्चात्य देशों में तो बहुत काम हो चुका है, लेकिन हम लोग अभी थोड़ा संकोच कर रहे हैं। लेकिन यह जो संकोच की प्रक्रिया है नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं है। यह लोगों की मोबिलिटी को बढ़ावा देता है। ये कहता है कि आज आप कुछ पढ़ लीजिए, कल आप कुछ पढ़ लीजिए, परसों कुछ पढ़े, तीनों जोड़ करके हम आपको डिग्री दे देंगे। अभी क्या कर रहे हैं, हमने कहा 3 साल हो गया सब, आप भूल गए, कुछ नहीं, सारा डिग्री आपका कैंसिल। 17 पाठ्यक्रम पास कर लिए, एक पाठ्यक्रम नहीं पास किया आपने 3 साल में, कहा आपका पैसा बेकार। आपका पैसा बेकार नहीं, देश के रिसोर्सेज बेकार जा रहे हैं। हमारे देश के रिसोर्सेज, हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन हो या प्राइमरी एजुकेशन हो, बहुत ज्यादा सब्सिडाइज्ड भी है, सरकार का पैसा लगा हुआ है, सरकार का पैसा उसमें वेस्ट हो रहा है। इसलिए हमें उस दिशा में भी सोचना है, और शायद इसीलिए ये जो 4-5 बातें हमने बताई कि मल्टीपल डिसिप्लिनरी वाला, मल्टीपल डिसिप्लिन अगर फोकस है, या हम लोग क्रेडिट ट्रांसफर्स की बात कर रहे हैं, या स्किल्स की बात कर रहे हैं, या GR को 50% बढ़ाने की बात कह रहे हैं, या किसी भी क्षेत्र में स्किल को किस प्रकार से दूरस्थ शिक्षा से जोड़ा सकता है, इन सब में अगर आप देख रहे हैं तो हमारे जो 4 पिलर्स हैं शुरू में हमने बताए थे, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी और एफोर्डेबिलिटी, इन चारों को जोड़ करके हमारा यह जो रास्ता है सबसे सुविधाजनक है, सबसे मितव्ययी है, और सब जो हमारे लर्नर्स हैं उनके लिए भी कॉस्टली नहीं है, उनके लिए भी फ्लेक्सिबल है, वो घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। और तकनीकी ने काफी मदद किया है, चाहे वो स्वयं प्रभा चैनल के रूप में हो, चाहे वो दूरदर्शन के चैनल के रूप में हो, चाहे हमारे पास स्वयं कोर्सेज के रूप में हो, चाहे स्वयं कोर्सेज का विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेशन के रूप में हो। ये थोड़ी सी बातें हमने प्रारंभिक सोची थी आपसे बात कर ले, फिर जैसे आप लोगों के प्रश्न आएंगे उस हिसाब से हम उन बातों का जवाब देने का प्रयास करेंगे, जो हम लोग मिल करके जो भी जिज्ञासाएं होंगी उस पर हम लोग पुनः बातचीत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। बहुत अच्छे तरीके से सर आपने समझाया कि ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं इसको कैसे ओडीएल इंस्टीट्यूशंस में और खास करके ऑनलाइन एजुकेशन में ये एनईपी का जो कंसर्न्स है इनको हाउ टू एड्रेस ऑल दिस, बट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस सर इज अबाउट one Dr. Madhusudan. He is from Hyderabad Central University. He is a teacher in education. Sir, he wants to know about he says most of the successful experiments in the field of open and distance education are now being taught extensively worldwide in regular universities and colleges. How do you take this scenario and what are the implications and scope for research in the field of distance education? देखिए, इन्होंने अपनी बात कही जो शायद हम कह रहे थे कि आज पूरा विश्व उन मोड्स को ध्यान दे रहा है जिस मोड्स पर हम लोग ओपन एंड डिस्टेंस सेटिंग में चल रहा था। चैनल्स की बात आप देखिए, इसी दौरान कोविड-19 के दौरान चैनल्स का प्रयोग सबसे ज्यादा होने लगा। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी, नोटिफिकेशन निकाला है कि वो चैनल्स देखें। क्या घर बैठे शिक्षा कब होगी? और अगर आपको GR बढ़ाना भी है तो आपको ODL की मैकेनिज्म को यूज करना पड़ेगा। हमने एक और बात आपको बताई थी कि 150 हमारी संस्थाएं ऐसी हैं जो परंपरागत विश्वविद्यालयों में साथ में काम कर रही हैं। वहां पर टीचर भी उपलब्ध हैं और मटेरियल भी उपलब्ध है। ये दोनों मिलकर के एक अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। और इसीलिए जो अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा है कि ये जो अंतर है ODL ऑनलाइन का परंपरागत का, ये अंतर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसीलिए आजकल एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ब्लेंडेड लर्निंग। और ये ब्लेंडेड लर्निंग किस एक्सटेंट तक हो उसमें शोध की संभावनाएं भी हैं। एक जो विशेषता आपने बताई कि दूरस्थ शिक्षा में शोध नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसने शोध की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। अब परंपरागत विश्वविद्यालय में इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। IIT का जो ट्यूटोरियल्स है वो कितना पॉपुलर है, किस आधार पर है?
डिस्टेंस मोड के आधार पर ही है। ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स उनके चल रहे हैं, मैंने बताया 2010 में इग्नू में भी चल रहे थे, आईआईटीज में भी चल रहे थे, लेकिन आईआईटीज को बीच में फ्रीडम मिल गई, वो आगे बढ़ गए। तो मतलब ये जो ऑनलाइन और ओडीएल की बातें कई परंपरागत विश्वविद्यालयों ने पहले से शुरू कर रखी है और उसका उनको फायदा भी मिला है। इसी को भी विदेश से बात करना है। अभी आप लोग देखिए, ये जो मोड है, जिस मोड से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अपने अपने घर बैठे हो, अपने अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं, समय का वेस्ट नहीं हो रहा है, बच्चों को वेस्ट नहीं हो रहा है। बच्चों को हम हॉस्टल में नहीं बुला रहे हैं, हमने कहा तो अपने घर में रहो, यहाँ से सीख लो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फेसबुक से परेशान रहे, हम तो कह रहे चैनल तो है, जूम तो है, हम तो खाली जूम की बात भी नहीं करें, चैनल तो है। डिफरेंट मोड्स है, एक मोड नहीं है जिस पर हम लोग परेशान हो रहे हैं कि बच्चे को तकलीफ हो रही है, और बस डिफरेंट मोड्स है। इस मोड में जो बात किया, अगर किसी नहीं सुन पाया, इसका रिकॉर्डिंग है, बाद में सुन लेगा। लेकिन परंपरागत विश्वविद्यालय में जो शिक्षक बैठा है, अगर उसने एक बार भाषण दे दिया और चला गया तो फिर बच्चे को नुकसान होगा। तो ये जो ब्लेंडेड लर्निंग है, इसीलिए इंटीग्रेशन की बात कही गई। ओडीएल और ऑनलाइन में देखिए, साल भर बाद ही हम लोग इंटीग्रेशन की बात करें। 2017 में बना ओडीएल, 2018 में बना ऑनलाइन, और 2020 में दोनों को इंटीग्रेट करने की बात सोच रहे हैं। तो अभी तो हम ये कह रहे हैं कि तीनों इंटीग्रेट हो गए एक तरह से। इस इंटीग्रेटेड में क्या है कि जो परंपरागत विश्वविद्यालय हैं वो किस प्रकार से ऑनलाइन पाठ्यक्रम चलाएंगे, यानी इंटीग्रेशन तो हो ही गया। अब तीनों के बीच में जो दूरियां हैं वो बिल्कुल खत्म हो गई हैं। इसीलिए कहा गया डिग्री भी एक है। हमारा उद्देश्य क्या है? अपने लर्नर तक पहुंचना, लर्नर को शिक्षा देना, माध्यम कुछ भी हो, परंपरागत हो, ऑनलाइन हो, ओडीएल हो। इसलिए बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, ये बात बिल्कुल सही है। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? और किसी से प्रश्न कुछ? सर, एक प्रश्न होता है सर, ये जो इंस्टीट्यूशंस, ओडीएल इंस्टीट्यूशंस है सर, इट इज एक्सपेक्टेड, और लोग, हमारा सर जो एज ए स्टेक होल्डर, वी ऑलवेज एक्सपेक्ट that these institutions will introduce courses which will be in sync with the market requirements, and all these courses we contemplate will be interdisciplinary in nature, like especially what will be the required in the market is a biotech, life science, now looking at this situation like the clean technology. So the real challenge will be how this type of courses will be implemented. One question is about designing and development of such courses and the mode of teaching, how it will be taught, because many practical components will be there, sir. Since there are many South Indian students, sir, I think probably that will be better. Sir, explain isko bhi, sir, kare thoda, sir. Is the right type of question which has been used. If you see that IGNOU was earlier offering the courses in science, courses in the medicine also, health sciences faculty is also with us. We are also offering programs in engineering. And even UK Open University, if you find out the details from there, they are also running the BSc programs. Sri Lanka is also running the BSc and MSc programs. So we all can run it, because there is virtual mode through which we can have it. और दूसरा ये है कि because we see in this context, in case of open universities, they provide the material. Labs, they have to take the labs of those institutions where already those courses are running, because our study centers are IITs, our study centers are universities. IGNOU study center is in BHU also. IGNOU study center is in Aligarh Muslim University also. IGNOU study center is Delhi University. So many colleges are there. So their labs, their facilities that can easily be used, and it is already going on. And when we think about the online, most of the courses, most of the programs, now they have got the virtual processes also. And even in this new regulation also, we have allowed MCA and BCA programs on the virtual mode also, where the practicals can be conducted in virtual mode. अभी COVID-19 के दौरान में बहुत से लोगों ने virtual mode में examinations कराए हैं, practicals के. So that is, everything is possible. पहले क्या था कि इसमें दिक्कत थी। अभी 2 साल पहले यहाँ पर आए थे, 2 या 3 साल पहले मुझे याद है, यूके ओपन यूनिवर्सिटी वाले आए थे, and they started explaining that how they are conducting practicals of this physics, chemistry and math. I was also there, and chairperson AICT was also there, and so many other people, ministry people, they are also there. So it is feasible, it is going on. So that is not an issue. The people
we all have to be convinced that how the things they are moving in that direction. And even the dual mode institutions, they are in a better position to go for it, because they are already having the conventional students and they are having the ODL students. The same lab can be used subsequently in the evening, or maybe during the Saturdays and Sundays, and the same facilities, it can be extended to a larger number of people. हम लोग ये कहते हैं कि 30 बच्चों के लिए एक लैब चाहिए. वो लैब कितने घंटे चलता है? 6 घंटे, 7 घंटे. उसका बेहतर उपयोग हो सकता है अगर हम 6 घंटे और यूज कर लें. तो if they are having the ODL students also, and that experiment is going on in so many places, and we find that more than 150 dual mode institutions are existing in our country where they are going for those things. अभी न्यू रेगुलेशंस में थोड़ा सा लोगों को चिंता हो गई, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रेगुलेशंस जब बनते हैं तो कई बार ओडीएल के लोग कम रहते हैं, तो उसमें कई बार जैसे तुरंत शंका आ जाती है, अरे प्रैक्टिकल कैसे होंगे, दिख कैसे रहा है. प्रैक्टिकल तो उसी लैब में होते हैं ना जहां पर परंपरागत विश्वविद्यालय करा रहा है. उसका इसीलिए स्टडी सेंटर्स हैं, स्टडी सेंटर्स में होते हैं. तो इस तरह कोई बात नहीं है जिसमें हम लोग ज्यादा चिंता कर सकें. होटल्स की बात है, होटल मैनेजमेंट में उसी होटल में वो भी बच्चा जाएगा, उसी होटल में हमारा बच्चा भी जाएगा. प्रैक्टिकल पार्ट तो वहीं से सीखेगा. जी कोई और है? किरण जी, डॉक्टर किरण हजारिका तो यूजीसी मेंबर है ये तो. हाँ, उनको तो शंका में सर सारे हैं. तो किरण हजारिका जी, आप कुछ शंका है आपके? अनम्यूट कीजिए आप. अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट करिए. कहाँ डिब्रूगढ़ में अनम्यूट नहीं हो रहा है? हाँ, हो गया. थैंक यू. थैंक यू प्रोफेसर नागेश्वर राव जी. इन्होंने हमारा रेगुलेशन पास किया है. हाँ, आपका रेगुलेशन पास किया था. वेरी नाइस. आपका जो रेगुलेशन था वो भी बहुत बढ़िया है, जिसमें ऑलरेडी सजेशन इवन परंपरागत शिक्षा में भी 40% तक डिस्टेंस यानी वर्चुअल मोड की सलाह आपकी ओर से हुई है. बाकी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है. और वेरी वाइडली within a very short time you presented touched all the points of the distance mode and NEP. और बहुत बहुत धन्यवाद आपको. और इसमें थोड़ा NEP में इसको और थोड़ा, क्योंकि उस कमिटी में भी आप हैं, एक कमिटी के में भी आप हैं, इसलिए NEP में इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो, आपका ऑनलाइन मोड का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो, इस पर थोड़ा सा आपकी ओर से सलाह और थोड़ा आने से इम्प्लीमेंटेशन एक्सपर्ट ग्रुप को अच्छा लगेगा. तो ये भी है. और लगभग जिस तरह से आपने प्रेजेंटेशन किया, अगर ये देश भर में ये चीज अपनी माई NEP में रहेगी विद्या भारती की, इसका ज्यादा प्रचार होगा तो आने वाले समय में बच्चों को बहुत लाभ होगा. क्योंकि आने वाला समय जिस तरह से अभी संकट है, कोविड-19 का है, और भी संकट आ सकते हैं, लेकिन एक डिस्टेंस मोड ही एक अपनी शिक्षा के लिए आने वाले समय में के एक एमर्जिंग मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस. और थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, प्रोफेसर KV दास जी, शशांक जी, और स्पेशल थैंक्स टू KN रघुनंदन जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच टाइप ए प्रोग्राम. थैंक यू. सर और एक सवाल सर हो रहा है. मैं सर स्टेक होल्डर की ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेक होल्डर्स and also there is an apprehension about the implementation part, because sir many of the players are very new to this one. Even if 100 licenses were given or permissions are given to the institutions, but they do not have the expertise in designing the self-learning materials, writing these course materials, I mean sir. Now how they will deal with that? Even they do not have an experience of hand-holding, like the student support, which the IGNOU has an expertise, and you are talking about WEAS, that is web-enabled academic support. It is a wonderful methodology of a very, very innovative one, because disruption and creativity has become a tagline of IGNOU, which I learned has become a tagline here so far the distance education is concerned. Now, इसका सर क्या होगा, ये कैसे implement होगा ये सर? लाइसेंस तो दे दिए हैं ODL में, लेकिन ये इसको कैसे करेंगे? और एक सर उसके साथ और एक प्रश्न सर हम होता है
कि एनईपी में जो बताया गया कि एक होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक तो ये तो स्किल और प्रैक्टिकल का तो हो गया सर, बाकी रहा कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या रीजनिंग कैपेसिटी बढ़ाना हो, नेशनल इंटीग्रेशन हो, वैल्यू एजुकेशन हो, ये सब इनपुट वहां पर कैसे दिया जाए, वो कोर्स मटेरियल कैसे डिजाइन किया जाए और स्टूडेंट सपोर्ट बेसिकली, ये दो चीज सर देखिए ये अप्रहेंशन में होता है। देखिए दोनों बातों का हमारे पास बहुत अच्छा तार्किक जवाब भी है। एक तो मैंने बताया कि हमारे विश्वविद्यालय में शुरू से ही स्टाफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेंटर थे, स्ट्राइड करके, जिसमें 12 फैकल्टीज पहले से अपॉइंटेड हैं। और शायद आपको मालूम होगा पांडा जी जो एनसीटी के चेयरपर्सन भी रहे हैं, वो वहाँ पर ऑलरेडी फैकल्टी के रूप में हैं। तो वहाँ पर 12 से 14 लोग, पुराने लोग बहुत हैं। और पूरे देश को जब ओडीएल बिल्कुल बात ही नहीं होती थी, तो लोगों को बुला बुला के ट्रेन करते थे कैसे मटेरियल लिखना है। और हमारे यहाँ के शिक्षक अन्य विश्वविद्यालयों में जाकर के लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग कराते रहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि गुयाना वाले केवल कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करने लगे कि आप हमारे यहाँ विश्वविद्यालय स्थापित करा दीजिए। नेपाल ओपन यूनिवर्सिटी केवल हम लोग की मदद से बना हुआ है। तो जहाँ जहाँ श्रीलंका में भी बहुत बाद में बना है, तो जितने लोग हैं सब पूछते रहते हैं कैसे करना है। और जो हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं 12-14 जो केवल ट्रेनिंग करते हैं, और बाकी जो टीचर्स हैं, इग्नू के पास जितना रिजर्वायर है 250 परमानेंट टीचर्स हैं और 250 परमानेंट डिसिमिनेशन के लगे हुए हैं। मतलब 500 टीचर्स हमारे पास उपलब्ध हैं जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और इतनी कैपेसिटी इनके पास है तो किसी भी तरह की चीज को चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरह चीज को बता भी सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। आप देखिए सारी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज में मटेरियल डेवलपमेंट का काम इग्नू के जो स्ट्राइड बिल्डिंग ने ही सिखाया है। ये जो ऑनलाइन एजुकेशन में अभी हम लोगों ने इस दिशा में भी काम शुरू कर दिया है। ऑनलाइन में भी हमारे यहाँ का जो सेंटर फॉर ऑनलाइन लर्निंग है वो इस दिशा में काम कर रहा है। हमने शायद आपको जिक्र नहीं किया था, कोविड-19 में के दौरान, क्योंकि जनवरी 20 में पहली बार हम लोग को 3 कोर्सेज का परमिशन मिला था, उसके बाद हम लोग को एग्जेम्पशन मिल गया, तो हम लोगों ने कोविड के दौरान ही 15 कोर्सेज और लॉन्च किए। उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओडीएल अगर आपके पास चल रहा है, कन्वेंशन चल रहा है, तो आप ऑनलाइन को आसानी से लॉन्च कर सकते हो। क्योंकि ऑनलाइन के लिए क्या जरूरत है, 4 चीजें जरूरत पड़ती है। एक तो मटेरियल सॉफ्ट कॉपी, दूसरा लेक्चर्स। परंपरागत विश्वविद्यालय में लेक्चर्स उपलब्ध रहते हैं, मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी नहीं रहती है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी और लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। और तीसरा चीज है उसमें डिस्कशन, काउंसलिंग, और चौथा है इवैल्यूएशन। ये 4 कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो स्वयं कोर्सेज हो, चाहे वो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हो। इन चारों कोर्सेज के आधार पर बहुत से विश्वविद्यालय ऑलरेडी उनके पास अच्छा एक्सपर्टाइज है। हमारे यहाँ पर कम से कम 25 से 50 विश्वविद्यालयों के पास अच्छा एक्सपर्टाइज है, लेकिन लोग रुके हुए हैं अभी। मालूम नहीं क्यों सोच नहीं पा रहे। जैसे अभी हमने कहा था 100 वित्त मंत्री जी ने कहा था, लेकिन अभी जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी उसमें 40 या 45 ही आई हैं। तो आप सोचिए, सरकार कह रही है कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन लोग अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो लोगों को प्रोत्साहन करना है। जैसे आपने कहा कि इसके लिए क्या हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हो, तो हम लोग बिल्कुल सामने खुले हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि पिछले कई जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, बाहर वालों के लिए कर रहे हैं, अपने टीचर्स के लिए नहीं, बाहर वालों के लिए कर रहे हैं कि आप लोग को सीखना। और कोई पैसा हम लोग चार्ज नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ के शिक्षकों को केवल कोई पैसा नहीं चार्ज कर, लेकिन फिर भी हम लोग को ट्रेन कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग तो हम लगातार कर ही रहे हैं, और जहाँ कभी आवश्यकता पड़ती है वहां हम लोग जाते भी हैं, लोगों की मदद करते थे। सारे ओपन यूनिवर्सिटीज हम लोग से जुड़े हुए हैं, इसी कारण से जुड़े हुए हैं। 14 ओपन यूनिवर्सिटीज, अभी एक नई यूनिवर्सिटी खुल गई है पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, तो वहाँ के शिक्षक भी हम लोग जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से उड़ीसा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी पिछले 3 साल में हमारे यहाँ के टीचर गए थे वहां पर वीसी बन करके। नासिक ओपन यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ के टीचर ही वहां पर वीसी हैं। तो अधिकांश जगह पर हम लोग के यहाँ के टीचर वीसी हैं। तो उससे क्या है कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम है वो अपने आप ही हो रहा है, और बाकी इंटरेक्शन और इस चीज से बातचीत से हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमारे पास एक अलग इंस्टीट्यूशन बना हुआ है दूसरे लोगों की मदद करने के लिए। Yeah, sir, Dr. Sasank, he wants to ask a question. Dr. Sasank, please. कौशिक शायद है, कौशिक की बात करना चाहते हैं। शशांक जी, चलिए। सर जी अपने बारे में शशांक जी बता दीजिए, फिर प्रश्न पूछिए। जी सर, मैं डॉक्टर शशांक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। जी सर, आपने अभी इग्नू के बारे में बहुत कुछ बताया। इससे पहले हमें इग्नू के बारे में इतना कुछ नहीं पता था।
हालांकि इग्नू के कार्यप्रणाली के बारे में 2 साल पहले ही मुझे थोड़ा बहुत अच्छे से पता चला, जब मेरी एक किताब आई थी कॉन्सेप्ट्स इन सेल सिग्नलिंग। तो शायद दिल्ली में डॉक्टर परवेश हैं इग्नू दिल्ली में, तो उन्होंने वो मतलब इतने एक्टिव रहे कि वो किताब देख के उन्होंने मुझे पर्सनली कांटेक्ट किया एंड दे आस्क्ड टू राइट सम दिस रीडिंग मटेरियल फॉर इग्नू। सो आई फील वेरी प्राउड फॉर दैट। और आज पता चला कि वो रीडिंग मटेरियल कहाँ कहाँ और कहाँ पे जा सकता है। तो उसकी जा रहा है, वो तो कहीं पूरे विश्व में जा रहा है। जी 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 जी। तो एक बात सर आपने बीच में लेक्चर में बताई कि किस तरीके से हम इग्नू की सहायता लेके और हम जो एनईपी 2020 को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या और भी यूनिवर्सिटीज में लागू कर सकते हैं। तो आपने कहा कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं, स्वयं के कुछ कोर्सेज हैं जिनको जैसे जिसके पाठ्यक्रम बनाने में शायद हमें अभी टाइम लगे या कुछ ऐसा है, तो वो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। सर आप इस पे थोड़ी सी और अगर हमें मार्गदर्शन कर दें, किस तरीके से हम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए स्वयं के कौन से कोर्सेज हम इनकॉर्पोरेट करके थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं प्रारंभिक स्टेज में। बहुत अच्छी बात आपने बताई। जी जी। स्वयं का अगर आप MHRD का साइट है स्वयं प्लेटफॉर्म पे, वहाँ 3000 कोर्सेज हैं। और अभी यूजीसी ने जुलाई में एक नोटिस निकाली थी कि जो कोर्सेज उनको और चाहिए थे, उसमें कोई टीचर आना चाहते तो कंट्रीब्यूट करे जुलाई में अगस्त तक। और यहाँ तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हम लोग तो ढूंढ रहे हैं लिखने वाले जो मदद करने वाले हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लोग उसमें उपलब्ध हो रहे हैं। IIT के प्रोफेसर, हमारे यहाँ का मटेरियल जो IIT के प्रोफेसर ने लिखा है, NIT के प्रोफेसर ने लिखा हुआ है, IIM के प्रोफेसर ने लिखा हुआ है हमारे यहाँ मटेरियल जो है। उसी प्रकार से स्वयं में भी जो कोर्सेज बनाए हैं बहुत वरिष्ठ लोगों ने कंट्रीब्यूट किए हैं। और अभी क्या हुआ, जैसी स्वयं कोर्सेज की पॉपुलैरिटी बढ़ गई तो UGC ने और AICTE दोनों ने अपने वेबसाइट पर निकाला है। और एक और चीज अगर आप देखें उनके वेबसाइट में, अभी हाल में एक और काम किया गया है कि जैसे अभी आपने पूछा कौन सा कोर्स किसके बराबर होगा, वो भी उन्होंने मैपिंग कर डाली है कि स्वयं का ये कोर्स आपकी यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के बराबर होगा, जिससे इक्विवेलेंस आप ले सकते हो, 20% क्रेडिट ट्रांसफर ले सकते हो। वो भी इस दौरान जो कोविड के दौरान है ना, AICTE और UGC ने काम किया, मतलब वो वेबसाइट पे डाल दिया गया। आप अपने यहाँ का कोर्स मिला लीजिए और स्वयं का कोर्स मिला लीजिए, आपको लगेगा अरे दोनों का कोर्स लगभग सेम है। क्योंकि जब बना ही था, ये सोच के बना था कि UGC के सिलेबस को देख करके ये सारे कोर्सेज, और ये 2016 से बन रहे थे, 19 तक काफी बन गए थे। कोविड-19 ने उसको पूरा प्रचार बढ़ा दिया। हमने कहा 2 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं, 2 करोड़ अपने ही देश के लोग, 2 करोड़ लोग इस स्वयं प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन, आप भी रजिस्टर हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो रजिस्ट्रेशन। आप पढ़ लीजिए, अगर आपको लगेगा ठीक तो कर लीजिए, नहीं तो मत करिए। आपके बच्चों से कह सकते हैं। अपने देश का प्लेटफॉर्म है, अपने देश के प्लेटफॉर्म पर 3000 कोर्सेज उपलब्ध है, 3000। और 3000 कोर्सेज साइंस के, उसमें करीब शायद 500 या 600 साइंस के कोर्स हैं, टेक्नोलॉजी के कोर्स है 500, मैनेजमेंट के 300 कोर्सेज हैं, ये जो सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज हैं 700-800, मतलब सबके कोर्सेज उसमें उपलब्ध है। और अभी गवर्नमेंट ये चाह रही है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में ई-रिसोर्सेज बहुत उपलब्ध है, 3 करोड़ किताबें उपलब्ध है। पहली बार लोगों को जानकारी होने लगी, पहले कोई जानता ही नहीं था इसके बारे में। इन्फ्लुएंट बहुत हम लोग को मदद कर रहा है। ये जो रिसोर्सेज हमारे पास है, पूरे देश के पास है, और सरकार ने ऑलरेडी उस रिसोर्सेज को लगा रखा है हम लोग के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसके लिए पैसा नहीं लगना है, हम लोग केवल उसका प्रयोग करना है। और सरकार ये चाहती भी है कि आप सब आगे आए, ट्रांसलेशन में मदद करें, मटेरियल डेवलपमेंट में मदद करें। सोशल साइंस में बहुत गैप है, अभी संस्कृत के मटेरियल उसमें डेवलप नहीं हुए हैं, सोशल साइंस में डेवलप नहीं, सोशियोलॉजी के डेवलप नहीं हुए, कम है, तो उसके लिए उन्होंने मांगा भी था गैप करके, लेकिन हमारे पास जो एप्लीकेशन आई बहुत कम आई। तो लगता है हम लोग को थोड़ा सा कॉन्शियस और होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। हम अच्छा मटेरियल बना सकते हैं, अच्छा मटेरियल दे सकते हैं, केवल हम थोड़ा सा वेबसाइट्स देखें या कम्युनिकेशन जो पैटर्न है उसमें कहीं ना कहीं गैप आ रहा है। तो हम इसलिए कोशिश करते हैं, जब भी इस तरह की बातचीत होती है मैं जरूर ये सब बातें दोहराता ही रहता हूँ। ऑलमोस्ट केवी दास जी देख रहे होंगे, हमारा तो रिपीटेटिव लेक्चर है यही। तो रिपीटेटिव का मतलब ये कि हम कोशिश ये करें कि हम इस बात को, जो सरकार के प्रयास है वो आप जानें, और हम लोग किस प्रकार से इस प्रयासों को जोड़ करके अपने शिक्षा नीति को प्रभावी पूर्ण से क्रियान्वयन कर सकते हैं। और हम लोग कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, इसको और हम लोग प्रभावी बना सकते हैं। अच्छा, और एक प्रश्न है, डॉक्टर कौशिक प्रोबेबली वांट्स टू। कौशिक जी, आप पूछना चाहेंगे? आपके बारे में आप परिचय अपना देके फिर प्रश्न पूछिए। जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट कीजिए कौशिक जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ, हो गया, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, हो गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर कौशिक मुखर्जी,
मैं actually presently State University of New York, Albany से जुड़ा हुआ हूँ as a research fellow. And I have a strong background of Indian higher education. I served State University of Kalyani for 20 years. And ये मेरे ही रहते हुए when I was working as development officer, तो वहाँ ODL का वो चालू हुआ था. And then I took over as the registrar of IIIT, and from there I traveled to USA as a Fulbright fellow, and since 2016 I'm doing my research on higher education. So this is something very exciting for me to participate. And first of all, a big thank you to the Vice Chancellor and the Pro-Vice Chancellor for hosting such a, and Vidavarthi, of course, for hosting such a nice thing. And undoubtedly this open and distance learning is the future for the next generation to come. There is no doubt in that. I have a kind of, I was just struggling to connect two things together. एक तो है that to me, this government has made some excellent initiatives so far as the international higher education is considered. That is one of my core domain of work. And I'm particularly interested in the study in India program, SIP. तो मेरा थोड़ा मतलब एक मन में एक आ रहा है that how can we really utilize the distance education to promote study in India program. And I would request, and I'm sure the Vice Chancellor or the Pro-Vice Chancellor definitely knows about the COIL program, COIL, Collaborative Online Learning, International Learning. And the State University of New York is the hub for making this platform. And American Council on Education is also promoting this and making country-to-country collaboration for these distance education courses. Like US and Japan has made, ministry-to-ministry collaboration to promote this. So I would request the leadership and especially the prolific Vice Chancellor of IGNOU, if you can very kindly, sir, explore these opportunities of COIL initiative. And that may be a great platform to bringing in the international students to IGNOU and through the ambit of distance education. So that's one kind of proposition I had. Should I speak? Yeah, absolutely, please. It's okay, because you know that the COIL, it is associated with us. The chairperson of the COIL is from IGNOU itself. Okay. Asha Kamar. She was earlier Pro-Vice Chancellor here in IGNOU, and now she is chairperson there. Okay. And last year I was conferred fellow of this COIL also at Scotland, UK. So we are in close touch with that, and they are working hard in India also to promote open and distance learning institutions. Especially they are going for this online education. And SIMCA, again, they have got an association here in India itself, which is looking at the Commonwealth countries, for which again we are closely associated with that activities. As far as your concern about the study in India and the reach to our foreign students, IGNOU, as I already told you, that we were doing it since 1996. Okay. In our statutes, you see that we have got a provision to have study centers outside India. And at that point of time, we were having 84 study centers outside India. Okay. And the second point is because we have to promote capacity development issues also. So we started capacity development in those countries. So once we develop the capacities, then how they will send to their students to our country. So that number has gone down, and there are people who are coming to our country also, and they still want to have a degree from our IGNOU. So here also we are getting, right now our number is around 10 to 15,000 students. They are in India and they want to have the IGNOU degree. They are outside India. They are having the people, and they are attached to our study centers. So it is going on still. But now what we want to do is
we are now promoting all these open and distance learning courses into online courses. Right. During this COVID-19 conduct of examination, it has become a ticklish exercise. So therefore, once the examination will be conducted on an online basis, then it will be easier for us to move ahead. Okay. Process is already on, and we are aware of the issues to which we all are confronting. Of course, our Study in India program and other things, they are mainly focusing on the conventional institutions. Mhm. They have to provide the guest house, hostel facilities, and other things. But in our case, that facilities are not required. We are reaching to learners. Mhm. We are reaching to the learners wherever they are. So Right. that is not an issue for us. Okay. Sir, recently, as you said, sir, recently, two vice chancellors from Caribbean island, they visited this university. As per our vice chancellor has already explained to you all, and that for international operation, probably IGNOU will be a pioneer. Probably IGNOU was the pioneer, and now probably we are extending it to more and more countries, especially in African and Latin American countries. We are trying to enter into that. Our international operations are going to be held. Is there any other question we will ask? और कोई है? कोई प्रश्न है मन में कुछ किसी के और? Sir, then again, sir, now I representing all of them. दास सर, सुधाकर यार, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। अभी सुधाकर जी, हेलो जी सुधाकर जी। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? जी सर। अभी आपको प्रश्न पूछना है या आप कंक्लूड करें? बस एक प्रश्न सर, फिर कंक्लूड करते हैं जी। सर, जैसे अभी कोर्सेरा और ये सब वाला आपने बताया सर, तो एक मॉडर्नाइजेशन जो, जैसे सर कोर्सेरा में जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, तो सर वो वीडियो लेक्चर्स होते हैं, जैसे वो लोग प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं महीने 2 महीने का, और फिर उसमें लोग देख सकते हैं और उनको सुन सकते हैं, फिर उसी के तर्ज पर वो उसका टेस्ट लेते हैं एंड देन वो सर्टिफिकेट करते हैं। तो सर जैसे अभी अपने इग्नू के कोर्सेज हैं, तो वहाँ सर कुछ लेक्चर्स हैं, बाकी मटेरियल है, तो क्या सर इनमें हम ऐसा कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियोस भी उनका पार्ट बने लेक्चर्स का? तो वो अगर शायद थोड़ा और एंगेजिंग होगा, एक अदर ऑप्शन के तौर पर लेक्चर का मटेरियल भी रहे और वीडियोस भी रहे प्री रिकॉर्डेड। हम तो इग्नू की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं भारत सरकार की बात कह रहे हैं। स्वयं प्लेटफॉर्म है भारत सरकार का, उसमें इग्नू एक छोटा सा पार्टनर है, उसमें IITs भी हैं, इग्नू भी है, और ये परंपरागत जो CEC है, UGC भी है। तो उसके कोर्सेज आप लीजिए, उसमें सारे कोर्सेज है। हमारे तो शायद 25-50 कोर्सेज उससे ज्यादा नहीं है, उसका तो हम लोग करा ही रहे, जैसा आप कह रहे हैं वही प्रक्रिया है। हमने बताया था जो स्वयं प्लेटफॉर्म, उसमें 2 करोड़ लोगों ने रजिस्टर करा रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, मटेरियल भी उपलब्ध है, वीडियोस भी उपलब्ध है, और जिनको इम्तहान देना है उसका NTA एग्जाम कराता है। उसमें इग्नू के छात्र बहुत कम, चुके हमारे पास जो ऑनलाइन कोर्सेज स्वयं में जुड़े हुए हैं वो हमारे पास शायद 40-50 या 100 करीब है, लेकिन वहाँ 3000 कोर्सेज हैं। तो हम तो पूरे देश की बात कह रहे हैं, कोई भी कोर्स चाहे, हमने शुरू में ही बताया था कि स्वयं में आप रजिस्टर करें, स्वयं भारत सरकार का पोर्टल है। एडेक्स एंड कोर्सेरा US से आया है, ये हमारा भारत सरकार का पोर्टल है जो कोर्स बेस्ड रजिस्ट्रेशन को प्रमोट कर रहा है। तो कोई भी कोर्स हो, बहुत, और सारी प्रक्रियाएं जो आप बता रहे सब वहीं पर है, और अपने लोगों ने बनाया है, अपने यहाँ के IIT के प्रोफेसर ने बनाया है। तो उसका हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, क्रेडिट ट्रांसफर में मदद करेगी, आपको मल्टीडिसिप्लिनरी फोकस दिखाने में मदद करेगा। थैंक यू सर। अच्छा सर, अंतिम प्रश्न सर हमारे तरफ से सर। हमारे सर, सिंस आई रिप्रेजेंट ऑल, तो सर एक होता है कि सर अभी जितने लोगों को सर, ठीक है सर, इग्नू बहुत पुराना है और मटेरियल तैयार किया है, अभी भी मेरे मन में भी शंका यही है कि इतने सारे जो इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं वहां पर, जो क्वालिटी की कॉम्प्रोमाइज होगा, ये जो होता है सर, हाउ will you ensure the credible system of quality assurance, whether there will be audit and benchmarking both? Sir, देखिए, ऑलरेडी जो UGC रेगुलेशंस 2017 है, उसमें ऑलरेडी ऑडिट और बेंचमार्किंग दोनों ही है। वहां पर लोग मटेरियल मंगाते हैं, उसको चेक करते हैं, अगर वो स्टैंडर्ड्स का है तभी उसको पास करते हैं। जो इंस्पेक्शन टीम जाती है वो भी चेक करती है। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि ऑडिट और बेंचमार्किंग हो, इसलिए उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे कमर्शियल यूज नहीं करना हो तो मटेरियल हमारा उपलब्ध है, आपके ऐप में उपलब्ध है,
आप ई ज्ञान कोश हमारा जो पोर्टल है उसमें उपलब्ध है, आप उसका कमर्शियल यूज ना करें, हर एक को उपलब्ध है, उसको देख के लोग सीख सकते हैं कि कैसे बन रहा है, मतलब हर एक के लिए उपलब्ध है। आजकल तो कोई चीज छुपा भी नहीं सकते ना, मटेरियल सब आपका सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध है, लेकिन अगर उनको डेवलप करना है तो उसको देख के कर सकते हैं। लेकिन जब उनको परमिशन देते हैं तो यूजीसी टीम जो जाती है वो उनका क्वालिटी चेक करती है, और मैं भी 1-2 जगह गया हूँ, वहां मुझे मटेरियल के आधार पर रिजेक्ट करना पड़ा उनको। तो मटेरियल तो वहां पर शिक्षक का रूप ले रहा है ना, तो शिक्षक के रूप में तो बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल चाहिए ही चाहिए। सर वहां पर तो भी सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो है आईपीआर का भी इशू आएगा ना सर? आएगा बिल्कुल, इसीलिए तो कैंसिल करते हैं ना, उसी में एक अंडरटेकिंग रहती है, ये जो मटेरियल है उनका यूनिवर्सिटी का है या किसी इंडिविजुअल का है, तो यूनिवर्सिटी को ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि ये प्लेगरिज्म का केस नहीं है। अच्छा सर। हाँ। और किसी से कुछ कहना नहीं, किसको हो गया सर? It was really, sir, thank you very much, sir. It was really wonderful. It was an excellent one. I think probably all the concerns, all the issues were discussed, and the probable challenges are also being answered by you. It was very comprehensive in all respect. और सर मुझे लगता है कि सर सभी ने जो प्रश्न पूछा उनका भी बहुत कुछ ठीक उत्तर मिला है, और everybody is happy. That we are also happy to listen to you. You are so amazing a speaker. You speak everything very clearly. A very, very good professor you are, sir. Thank you very much. नमस्कार, रघुनंदन जी को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अब रघु जी, रघुनंदन जी, कोई बात नहीं, प्रणाम जी। सुधाकर जी, दास सर जी, सर जी सर ठीक जी, नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश्वर सर, आपने बहुत अच्छा बोला, सारे डाउट्स क्लियर हुए हमारे, और दूसरे देशों में क्या चल रहा है, यूके में क्या चल रहा है। हम कई बार अपने देश की नेगेटिव बातें करते हैं, पर आपने बताया कि यही दूरस्थ शिक्षा वहाँ कितनी महंगी है और हम कितना अच्छा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। गांव-गांव तक अगर 5,000 में लोगों को बीए, बीएड, एमए करा दे रहे हैं, तो सर इससे अच्छा सफलता की क्या बात है। अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी की हम बड़े-बड़े शब्द उपयोग करते हैं, तो ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण हुआ सर आपका। और दूसरा, आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि अगर एनईपी को सक्सेस करना है तो उसमें ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि सभी लोगों को हम कॉलेज में और उतनी महंगी शिक्षा में नहीं पहुंचा पाएंगे, पर हम ओपन डिस्टेंस लर्निंग को सब तक अवश्य पहुंचा सकते हैं। तो मुझे लगता है समय हो गया है, उस हिसाब से आपने बहुत अच्छे बिंदु दिए। बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया सर, बहुत उसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद दास सर को, जिन्होंने बहुत बढ़िया आज का सेशन मॉडरेट किया और शुरू में भी बिंदु रखे, कंक्लूड भी किया, प्रश्न भी, सबको मौका दिया बोलने का, और लगभग अंत तक पूछा सर ने कि अभी भी तो किसी की कोई जिज्ञासा बाकी नहीं है। तो मॉडरेशन भी बहुत अच्छा हुआ। और फिर धन्यवाद मधुसूदन सर का, किरण सर का, जो सारे लोग यहाँ पर आए, और बाकी सारी ऑडियंस की, शशांक सर और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, और माननीय प्रकाश जी और माननीय रघुनंदन जी का अंत में धन्यवाद, जिनके लीडरशिप में हम सब यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो सभी लोगों का धन्यवाद। और आगे की भी जो वेबिनार और कार्यक्रम माई एनईपी के हो रहे हैं, तो सबसे अनुरोध रहेगा कि माई एनईपी पोर्टल से जुड़े रहे, वहाँ सारी जानकारियां मिलेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज के कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। जय हिंद। नमस्कार।